हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपने पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर के बारे में। किसके? सिंगल फेज मोटर। उसके बेसिक नॉलेज और इंट्रोडक्शन के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है। सिंगल फेज मोटर को एकल कला मोटर भी कहा जाता है। क्या? एकल कला मोटर भी कहा जाता है। अब देखो कुछ मेन पॉइंट जो है वो पढ़ देते हैं। कई बार क्या आता है, ज्यादा डीप ना जाकर कुछ मेन पॉइंट जो होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ठीक है। तो पहला मेन पॉइंट तो ये कि मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सभी जानते हैं कि मोटर सेल्फ स्टार्ट तो होती नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? जीरो। कितना होता है स्टार्टिंग टॉर्क? जीरो, जिसे अपने क्या बोलते हैं? परिवर्तन बलाघूर्ण। परिवर्तन बलाघूर्ण या स्टार्टिंग टॉर्क कह लो, एक ही बात है। क्या होता है? जीरो होता है। कितना? जीरो होता है। उसके अलावा क्या होता है? इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। वो कौन सा होता है? प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। कौन सा? प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। यानी कि एक बात तो यहां से क्लियर होगी कि डिफरेंस ये हो गया। यहां तक अगर अपने देखें तो डिफरेंस ये हो गया कि इस मोटर में प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स होता है, और थ्री फेज मोटर जो होती है उसके अंदर क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मोटर में जनरेट हो गया तो मोटर तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। पर अब ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ना होकर कौन सा है? प्रत्यावर्ती प्रकार का, यानी अपने इसको पल्सेटिंग प्रकार का टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर परिवर्ती प्रकार का हो गया, तो इसके मतलब ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या होगा कि जो इस मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है दो, वो 90 डिग्री पर की जाती है। कितनी? 90 डिग्री पर। कितनी? 90। ठीक है। दो वाइंडिंग ज्यादातर आपको इस मोटर में मिले, इस पूरी सिंगल फेज मोटर में मिलेगी। वो होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। ठीक है। तो दो वाइंडिंग होती है 90 डिग्री के एंगल पे की जाती है, और थ्री फेज में जो तीन वाइंडिंग होती थी वो 120 डिग्री पे की जाती थी। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये मुख्य बात है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, स्टार्टिंग टॉर्क शून्य, प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स, दो वाइंडिंग जो 90 डिग्री पे की जाती है। ठीक है। तो ये चार पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए सिंगल फेज मोटर के बारे में। ठीक है। अब क्या होगा? मोटर का जो प्रकार है या मोटर का जो वर्गीकरण है वो कुछ इस तरीके से किया गया है। वो आप देखो किस तरीके से। देखो, मोटर अगर अपने सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो उसे सेल्फ स्टार्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? ज्यादातर एक फेज को दो फेज में स्प्लिट करके क्या किया जाता है? मोटर को सेल्फ स्टार्ट किया जाता है। अब क्या है? दोबारा सुनना, एक फेज को दो फेज में बांट के अपने सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक फेज को दो फेज में बांटना है तो उसके लिए भी तो कोई क्रिया होगी ना। तो फेज स्प्लिट की जो क्रिया है उसके आधार पर चार मोटरें हैं। कौन कौन सी? वो चार मोटरें आपने देखनी है। ठीक है। ये होगी अपनी स्प्लिट फेज मोटर। अब स्प्लिट फेज मोटर को अपने क्या कहते हैं? रजिस्टर स्टार्ट मोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर स्टार्ट मोटर। एक नंबर तो ये होगी। इसके अंदर क्या होगा कि जो फेज डिफरेंस पैदा किया जाता है दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को का अलग अलग करके इसके अंदर फेज डिफरेंस पैदा किया जाता है। देखो एक बात सभी जानते हो, जब किसी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का डिफरेंस आता है ना, अगर कम ज्यादा होता है तो उसके अंदर इंडक्टेंस का कम भी ज्यादा होता है। क्या आता है? डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस के कारण क्या होता है? एक फेज एंगल जनरेट होता है। ठीक है। अब क्या होगा? इसके अंदर जो फेज सेपरेट होगा या फेज जो विभक्त होगा वो रेजिस्टेंस के कारण होता है, इसलिए इसको सेपरेट फेज या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहते हैं। अब एक तो अपने रेजिस्टेंस के कारण फेज सेपरेट कर लिया, एक अपने क्या करते हैं
संधारित्र का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? संधारित्र का उपयोग। अब संधारित्र के आधार पर कौन कौन सी मोटर होगी? एक तो होगी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक होगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का क्या मतलब हुआ कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में दो कैपेसिटर लगे होते हैं। अब होगा क्या? कैपेसिटर स्टार्ट मतलब कैपेसिटर से तो स्टार्ट होगी, अब फिर कैपेसिटर रन यानी कि कैपेसिटर पे चलती भी रहेगी। तो दो प्रकार का हुआ, कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट, दो कैपेसिटर्स में यूज किए जाएंगे। एक और होती है जिससे अपने क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं, छत पंखे में लगे होते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब एक तो अपने रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके फेज सेपरेट कर लिया, एक अपने क्या किया, संधारित्र लगा के फेज सेपरेट कर लिया। एक मोटर और होती है जिसमें फेज सेपरेट जो किया जाता है वो शेडिंग रिंग लगाकर किया जाता है। क्या? शेडिंग रिंग। तो जिस मोटर में शेडिंग रिंग लगाकर अपने फेज सेपरेट करते हैं उस मोटर को क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी मोटर है, शेडेड रिंग जो लगाकर उसमें फेज सेपरेट किया जाता है, शेडेड पोल मोटर। ठीक है, अब एक तो हो गया फेज सेपरेट करने के आधार पर। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? कम्यूटेटर के आधार पर। किसके? कम्यूटेटर के आधार पर भी मोटर बांटी गई है। कौन कौन सी? एक तो होगी यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, कौन सी होगी? यूनिवर्सल मोटर। एक आपकी कौन सी होगी? रिपल्सन मोटर। कौन सी होगी? रिपल्सन मोटर। तो दो प्रकार की मोटर होगी, एक यूनिवर्सल मोटर, एक रिपल्सन मोटर। दोनों कम्यूटेटर के आधार पर है। कम्यूटेटर है यानी कि आर्मेचर होगा। तो ये दो मोटर ऐसे हैं जिसके अंदर कम्यूटेटर होता है, इसीलिए इसको कम्यूटेटर के आधार पर बांट दिया गया। अब बच गया एक और। अब उसके अंदर क्या होगा? जो फेज जो इसके अंदर क्या है कि मोटर का तीसरा जो प्रकार है वो कैसे बनाया गया, उसके अंदर किस मोटर को रखा? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटरें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। कौन सी आएगी? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटरें। अब सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में कौन कौन सी आएगी? स्टेपर मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर जिसे स्थैल्य मोटर कहते हैं। एक अपनी और कौन सी आएगी? रिलक्टेंस मोटर। कौन सी आएगी? रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर को प्रतिस्तंभ मोटर भी कहा जाता है। तो दोबारा समझे, सिंगल फेज मोटर का जो वर्गीकरण किया गया वो तीन भागों में किया गया। सेपरेट फेज के आधार पर मोटरें आई, कम्यूटेटर के आधार पर मोटरें आई, सिंगल फेज के आधार पर, सिंक्रोनस के आधार पर मोटरें आई। अब फेज सेपरेट करके जो किया गया पहले रेजिस्टेंस के आधार पर। ठीक है, रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके फेज सेपरेट किया तो उसे बोला रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर या सेपरेट फेज मोटर। एक में क्या किया? संधारित्र लगा के अपने क्या किया? फेज सेपरेट किया। तो वो कौन सी मोटर होगी? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और तीसरी जो आई शेडिंग रिंग लगाकर जो अपने सेल्फ स्टार्ट की या फेज सेपरेट किया वो हुई शेडेड पोल मोटर। कौन सी हुई? शेडेड पोल मोटर। ठीक है, अब क्या होगा? अपने से पूछा जाए कि फेज सेपरेट करने की कितनी विधियां हैं, तो तीन विधियां, या तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर दो, या संधारित्र लगा दो, या शेडिंग रिंग लगा दो। कम्यूटेटर के आधार पर दो मोटरें होगी, यूनिवर्सल मोटर होगी, रिपल्सन मोटर होगी। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण मोटर, और यूनिवर्सल मोटर को अपने क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक मोटर, या इसको कहा जाता है सार्वत्रिक मोटर। ठीक है, और सिंगल फेज की स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस के आधार पर जो आ रही है स्टेपर मोटर, हिस्टैरिसीस जिसे स्थैल्य मोटर, रिलक्टेंस जिसे प्रतिस्तंभ मोटर कहा जाता है। रिलक्टेंस मोटर जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्तंभ मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप, ये आधार पे मोटर को सेपरेट फेज किया गया, यानी कि इसमें पूरी सिंगल फेज मोटरें आ चुकी हैं। ठीक है,
तो अपने सबसे पहले अगर अपने किसी मोटर को देखते हैं तो वो मोटर अपने देख रहे हैं कौन सी, विभक्त कला मोटर कह लो या स्प्लिट फेज मोटर कह लो, एक ही बात है। तो अब इस एक ही बात वाली मोटर को अपने पढ़ेंगे, वो मोटर का जो डायग्राम है आपको बताऊं पहले तो क्या होगा कि इस मोटर में कितनी वाइंडिंग होगी, सबसे पहले ये समझ लें कितनी वाइंडिंग होगी, 2 वाइंडिंग होगी। कौन कौन सी, एक वाइंडिंग तो होगी आपकी रनिंग, ठीक है, और एक वाइंडिंग तो दूसरी है वो कौन सी होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो रनिंग वाइंडिंग है उसे चल कुंडल, क्या, चल कुंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, चल कुंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, सभी जानते होंगे, इसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है, इसे मेन वाइंडिंग भी कहा जाता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसे सहायक लपेटन या वेस्टर्न कह लो। देखो एक बात और बता दूं, लपेटन कह लो, वेस्टर्न कह लो, कुंडल कह लो, कॉइल कह लो, एक ही बात है, चाहे वाइंडिंग कह लो, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको एक नाम और दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखना, कई बार क्या होता है नाम ही ऐसा उटपटांग सा दे दिया जाता है जिसके कारण क्या है उसको समझने में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम अपने को आने नहीं देनी, ठीक है। अब क्या है कि इनके अंदर थोड़ा सा क्या है वो देखना आपको, क्या है कि जो रनिंग वाइंडिंग है वो क्या होगी, मैं विभक्त कला यानी स्प्लिट फेज मोटर की बात कर रहा हूं। तो मोटा तार कर दिया तो टर्न क्या होंगे, कम। तार मोटा किया तो टर्न कम होंगे, तार मोटा किया तो टर्न कम होंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में अपने क्या होगे, पतला तार, क्या होगा, पतला तार, क्या होगा, पतला तार। अगर तार पतला किया है या मोटा किया तो टर्नों को कम कर दिया, या पतला किया तो टर्नों को ज्यादा कर दो, टर्न ज्यादा, ठीक है। अब क्या होगा, मोटा तार है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। एक बात याद रखना, रेजिस्टेंस अगर कम हुआ, एक तो मोटा कर दिया तो कम हो गया, ऊपर से उसकी टर्न कम कर दी यानी लंबाई कम कर दी, तो और रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस जब कम हो गया तो क्या होगा, एल इंडक्टेंस उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम, इंडक्टेंस ज्यादा। अब इसके विपरीत इसके अंदर काम होगा, इसका रेजिस्टेंस तो क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और जो अपना एल यानी इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम। अब सोचो इन दोनों में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कम ज्यादा हो गया तो दोनों वाइंडिंगों में चलने वाली जो करंट है वो मेन वोल्टेज से भी तो पीछे ही रहेगी ना, क्योंकि दोनों इंडक्टिव लोड है, पीछे ही रहेगी। ये तो अपने को पता है, पश्चगामी ही रहेगी, लैगिंग ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव लोड है, सिंपल सी बात है, इंडक्टिव लोड हमेशा क्या रहता है, पश्चगामी। तो ये दोनों वाइंडिंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रनिंग वाइंडिंग चल कुंडल कह लो, मेन वाइंडिंग कह लो, एक बात है, और स्टार्टिंग सहायक ऑक्सिलरी एक बात है। मोटे तार टर्न कम होंगे, रेजिस्टेंस जिससे कम होगा और इंडक्टेंस ज्यादा होगा। पतले तार अधिक टर्न की होती है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, और इंडक्टेंस कम, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्प्लिट फेज मोटर की इन वाइंडिंगों का कनेक्शन। दो तो वाइंडिंग जुड़ेंगी जी आपकी, और तीसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ेंगे जी अपने। ये पतला तार और मोटा कर दिया जी, दिख जाएगा आपको। पतला तार अधिकतम कर दिया तो स्टार्टिंग होगी, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ गया जी। यहाँ पर अपने मेन सप्लाई दे देंगे, इसका मतलब ये रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच कह लो या इसे अपकेंद्रीय
कुंजी कह लो। अब केंद्रीय कुंजी या सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर अगर रोटर को देखा जाए तो रोटर कौन सा होगा, गिलहरी पिंजरा प्रारूपी, जिसे स्क्विरल केज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्विरल केज। स्क्विरल केज यानी कि गिलहरी पिंजरा प्रारूपी। ठीक है, अब क्या होगा, जब अपने सप्लाई जाएगी तो रनिंग वाइंडिंग हमेशा सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। क्वेश्चन अपने आप बना लेना जी। पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की कनेक्शन, तो रनिंग वाइंडिंग पैरेलल में होती है सप्लाई के, जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में होती है। सीरीज में क्या लगा होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम सभी जानते हैं कि मोटर जब 70 से 75 यानी 75% स्पीड पकड़ लेती है तो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझना कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगा होता है, शापट पे। शापट पे जब लगा होता है तो मोटर की जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो शापट बाहर की ओर क्या लगती है, बल लगता है, जिस बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, तो ऐसे दो पत्तियां होती है, जब बल लगता है तो ये बाहर को जब बल लगाती है तो ये ओपन हो जाता है। क्या होता है, ओपन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जब कॉन्टैक्टर ओपन हो जाते हैं तो इस सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, खंडन कर देता है, विभाजित कर देता है, अलग कर देता है। तो जब ये सर्किट को तोड़ देगा तो क्या हुआ कि इस वाइंडिंग में करंट जाना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ मोटर किस वाइंडिंग पे चलेगी, रनिंग वाइंडिंग पे। इसीलिए इसको रनिंग कहा है जी, जो चलती रहेगी। इसको इसीलिए स्टार्टिंग कहा है जी, जो सिर्फ स्टार्टिंग में ही जुड़ेगी। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जो सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा वो गति के आधार पर काम करता है। गति ज्यादा होगी तभी फोर्स ज्यादा लगेगा, तभी कॉन्टैक्ट खुलेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको इतना तो समझा दिया। अब दिमाग में ये होगा आपके क्वेश्चन कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को टर्नों को कम ज्यादा करने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुआ, तो वो आपको बताऊंगा कि फेज एंगल कैसे डिफरेंस हुए। तो उसका डायग्राम आप देखना, एंगल समझना कैसे अलग अलग हुए। अब इधर देखना, स्टार्टिंग वाइंडिंग SW स्टार्टिंग वाइंडिंग, R रनिंग वाइंडिंग। रनिंग का क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, L ज्यादा होगा, और इसका R ज्यादा होगा और L कम होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या होगा कि जो मैंने मेन वोल्टेज दी थी, क्या दी थी, मेन वोल्टेज दी थी, सप्लाई वोल्टेज, अब उससे करंट के जो एंगल बनेंगे वो कैसे अलग अलग बनेंगे। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उच्च है तो इंडक्टेंस क्या है, कम है। इंडक्टेंस जब कम है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस कम हुई तो इसके अंदर क्या है, जो लैगिंग कोण बनेगा वो भी कम बनेगा। देखो इंडक्टेंस जितनी ज्यादा होती है उसके अंदर उतना ही पश्चगामी करंट रहता है उस वाइंडिंग का। तो इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उच्च है पर इंडक्टेंस तो कम है ना, तो इंडक्टेंस कम है तो ये पश्चगामी यानी कि लैग क्या करेगी, थोड़ा कम करेगी। किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। अब इसमें इसका अपोजिट है, विपरीत है। और इसमें क्या है, रेजिस्टेंस तो कम है पर इंडक्टेंस बढ़ गया। इंडक्टेंस बढ़ गया तो इंडक्टिव लोड होने के कारण जो इसका एंगल है वो थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो ये तो इससे टोटल एंगल बनाती है लगभग 50 से 60 का, और ये इससे सिर्फ बनाती है 15 से 20 का। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर अपने बात करें तो 70-75 के करीब क्या हो जाता है, एक एंगल बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण मोटर क्या है, घूमना स्टार्ट कर देती है, घूमना स्टार्ट कर देती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बात खत्म। अब एक चीज और समझनी है, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, पावर फैक्टर की अगर बात करें तो कैपेसिटर तो जुड़ा नहीं हुआ जी, पावर फैक्टर तो वैसे ही नहीं सुधरने का। तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, 0.3 to 0.4 लैगिंग होगा जी। लैगिंग यानी पश्चगामी होता है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखनी है कि इसका जो
बनाना, यानी कि इसको जब बनाया जाता है तो इसकी क्षमता बहुत कम रखी जाती है। एचपी तो दूर की बात, थोड़े मतलब वाटेज में रखी जाती है, लगभग 140-50 वाट, यानी कि बहुत कम वाटेज की बनाई जाती है। और आजकल इसका उपयोग बहुत कम हो रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि इस मोटर के अपने क्या करेंगे, DOR चेंज करेंगे। DOR बोले तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो वो सभी जानते हैं कि या तो स्टार्टिंग के और फिर या तो रनिंग के, स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से किसी भी एक, दोनों में से किसी भी एक, या तो रनिंग के R1 R2 को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, DOR, घूमने की दिशा। पहले अगर इधर घूमनी थी तो इधर घूमना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप करो क्या, स्टार्टिंग यानी मान लो S1 S2 स्टार्टिंग है, एक्चुअल में क्या होता है इनके सिरे कुछ और ही होते हैं। अगर मान लो स्टार्टिंग के S1 S2 को अगर मैं उल्टा कर दूं तो भी क्या हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। अब सुनना क्या कि मैं अगर इन दोनों के ही चेंज कर दूं, मान लो इसको इसके साथ चेंज कर दिए, इसको इसके साथ चेंज कर दिए, तो DOR जो आपकी है वो चेंज नहीं होगी। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। अगर आपने क्या किया, सप्लाई के सिरे आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तो भी स्पीड इसकी क्या है, DOR जो है इसकी वो चेंज नहीं होगी। ये चीज याद रखना, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपके प्रैक्टिकली है, इसमें अगर पूछी जाए तो वो ये है कि मैंने ये बनाई, ये आपकी रनिंग, ये आपकी बना दीजिए ज्यादा टर्नों की स्टार्टिंग, ये आपका जोड़ दिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, वो क्या है कि मान लो किसी कारणवश आपका ये काम ना करे जी, काम ना करेगा मतलब ये हो गया कि 70 से 75 80 90 100 पहुंच गई, पर ये ओपन नहीं हुआ, तो क्या होगा, इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण I2RT हीट ज्यादा होने के कारण ये वाइंडिंग जल जाएगी। क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसका दिमाग में रखना। अब क्या हुआ कि मान लो होता क्या एक्चुअल में, जब शाफ्ट पे 70 से 75 स्पीड पहुंचती है, बल लगता है, खुल जाता है, सेंट्रीफ्यूगल खुल जाने के बाद जब मोटर बंद हो जाती है तो वो अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। अब कई बार क्या होता है, अवस्था वापस अगर ना आए तो क्या होगा, तो मोटर नहीं चलेगी। क्या होगा, मोटर नहीं चलेगी जी। ये कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज जो है इसके अंदर, उसको भी दिमाग में रखना कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं एग्जाम में, अगर आप टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर आपको जाके थ्योरी नहीं पढ़ानी है, आपको सिर्फ आपके सामने आ रही प्रैक्टिकली दुविधाओं को, जो आपकी क्या है कि कोई अगर कहीं कहानी हो चुकी है तो उसको सेट कैसे करना है, तो वो आपको आना चाहिए। तो आज जो है आज का लेक्चर यही खत्म होता है। तो सिंगल फेज की जो मोटर थी, सेपरेट फेज मोटर, उसके बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे आगे के बारे में, जो आपकी आगे सेपरेट फेज के बाद जो रोटेट उसका फेज सेपरेट करने की 2 विधियां और रहेगी, शेडेड पोल वाली और कैपेसिटर वाली। तो कैपेसिटर की 3 मोटरें, शेडेड पोल की 1 मोटर, कम्यूटेटर की 2 मोटरें और आपकी सिंगल फेज सिंक्रोनस की 3 मोटरें। उन सभी के बारे में धीरे धीरे कंटिन्यूस करते जाएंगे। सब्सक्राइब करो ना करो आपकी इच्छा है, क्योंकि अच्छा लगे तो अपने आप लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा, नहीं लगा तो फिर समय बताएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।